हेलो एवरीवन। 11th क्लास फिजिक्स में हम यूज़ ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस कर रहे हैं और हमने जो लास्ट वीडियो किया है, लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, फर्स्ट यूज़ के कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हम कर चुके हैं। तो आज उससे आगे चलते हैं सेकंड पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेकंड यूज़ ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन इज़ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला। अगर किसी फार्मूला की हमको एक्यूरेसी चेक करनी है तो वो हम डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ करके हम उस फार्मूला की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इस पे जो हम प्रिंसिपल जो यूज़ करते हैं उसका वो बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये होता है कि इक्वेशंस के बोथ साइड की जो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों साइड की इक्वेशन की जो डायमेंशंस हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। तो ये हम इसमें हम ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और इससे हम इसमें निकाल सकते हैं द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स ऑन आइदर बोथ साइड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेम। हर एक टर्म की बोथ साइड में तो डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती हैं, सेम। उसे क्या बोल रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका एक एग्जांपल से लेके चलते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा अच्छे से। चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने सबने पहले पढ़ रखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन में, या मोशन का जो फार्मूला होता है, हमको डिस्टेंस निकालनी है। एस इज ए डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू क्या होती है, वेलोसिटी होती है, टी है टाइम, और इसमें ए जो आता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हम फिजिक्स के मोशन के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हम ये प्रूव करते हैं इससे कि ये फार्मूला ठीक है या नहीं है, ये करेक्ट फार्मूला है नहीं। हम इसको इससे यूज डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ करके हम इस फार्मूले की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम अगर एस लें, एस है डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, और इन इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो होती है लेंथ की। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ एस क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ एस इज, एस डिस्टेंस है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, सिर्फ लेंथ की, क्योंकि ना तो उसमें मास की टर्म होती है ना कोई टाइम की टर्म होती है। तो उसकी डायमेंशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम जीरो एल वन टी माइनस टी जीरो। तो m की वैल्यू m की पावर 0 आएगी और t की पावर 0 और l की पावर आ जाएगी इसमें 1। तो ये जो इक्वेशन डायमेंशन इक्वेशन बनी है, ये किसकी बनी है, s की। हम ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन इक्वेशन ऑफ ut, जो फार्मूला में सेकेंड टर्म ली है ut। अब हमको पता है ये इसमें जो u है, u को हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर डिस्टेंस को हमारे पास अगर वेलोसिटी बताऊं कि वेलोसिटी का v इक्वल टू होती है हमारे पास d से डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। और इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम पहले पुट करेंगे डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डायमेंशन होती है l 1 आ जाएगी, यहाँ पे m की 0 है और t की पावर क्या आ जाएगी 0। डिवाइड में हमारे पास एक सिर्फ टाइम है, टाइम की पावर हो जाएगी 1। यहाँ पे टाइम में मास की पावर 0 हो जाएगी और लेंथ की पावर 0 हो जाएगी। तो अगर इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L1 t माइनस 1। तो ये जो डायमेंशन आएगी ये आ जाएगी वेलोसिटी की। तो हमने यही सेम यही किया है, तो ये हमने जो डायमेंशन लिखी है, और यहाँ पे क्योंकि मास हमने यहाँ शो नहीं किया, इसका मतलब ये है कि मास की पावर कितनी हो जाएगी, 0 है। तो डायमेंशन ऑफ यूटी हम देख सकते हैं यहाँ से, तो क्या आएगी एम जीरो एल वन टी माइनस 1, ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ यू वेलोसिटी की। और इसके साथ मल्टीप्लाई में है टी, तेज टाइम, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई में किया है टाइम की पावर 1, तो ये आ जाएगी। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से टी की पावर -1 आ रही है, टी की पावर +1 है, और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। अगर ये पावर -1 को +1 में जोड़ेंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा यू टी का, वो आ जाएगा m0 l1 t0, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही है जब हमने जो एस की डायमेंशन निकाली है। नेक्स्ट इसमें है
अगर हमें डायमेंशन निकालें ए टी स्क्वेयर की, इसमें हाफ ए टी स्क्वेयर है, हाफ इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, तो हम इसको इसलिए उसको हमने छोड़ सकते हैं, उसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ए टी स्क्वेयर। हमको एक पता है, ए इज ए एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे एक बार एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है v डिवाइड बाई टी। अगर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दे वो हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन। और हमने अभी अभी निकाला है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, उसमें निकाली है, उसमें आता है L1 t माइनस 1, और डिवाइड बाई टाइम है, टाइम की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास t की पावर 1। अगर t की पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी पावर, तो जो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो जाएगी L1 t माइनस 2, जिसमें ये इक्वेशन आ जाएगी एक्सेलरेशन की। अब यहाँ पे मास की वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये है कि मास की वैल्यू क्या है, मास की पावर क्या जाएगी, 0। तो ये जो डायमेंशन होती है ये होती है एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे हमने इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन की डायमेंशन पुट करनी है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन पुट करेंगे इसमें, तो वो तो हमारे पास हो जाएगी, ये डायमेंशन आ जाएगी एक्सेलरेशन की m0 L1 t माइनस 2 मल्टीप्लाई, और क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम का क्या ले लेंगे, टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, 2। दो डायमेंशन आ जाएंगी, टाइम की पावर आ जाएगी 2। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ 2 माइनस की पावर हो जाएंगी, यहाँ 2 प्लस की पावर है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो टाइम की पावर हो जाए वापस फिर से क्या हो जाएगी, 0, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा m0 L1 t 0। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों डायमेंशन इक्वेशंस हैं वो तीनों क्या है, सेम है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि अब तीनों वैल्यू सेम है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई है, तो ये क्या क्या शो करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ साइड कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास कंपेयर करेंगे बोथ साइड के तो क्या आता है, इक्वल, सो द फार्मूला इज करेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, फार्मूला हमारे पास ये जो फार्मूला है वो कैसा है, करेक्ट है। ऐसे हम किसी भी फार्मूले की जो भी हमको है उसकी डायमेंशन पुट करके उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। ऐसे अगर हम फोर्स का फार्मूला हमारे पास, फोर्स इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू पुट करें, मास की वैल्यू पुट करें, एक्सेलरेशन की डायमेंशन इक्वेशन पुट करें, तो हम इस फार्मूले को चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ये पूछते हैं कि कोई भी इक्वेशंस हमको क्वेश्चन एग्जाम में दी मिलेगी, और उसमें ये बोला जाता है कि चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम उससे डायमेंशन इक्वेशन यूज करके उसकी फार्मूला की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट है कि यूज ऑफ, ये सेकंड यूज है डायमेंशनल इक्वेशन का। अब इसमें हम एक थर्ड यूज जो आता है वो आता है टू ड्राइव द रिलेशंस अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पता है और उनके बीच में हमको कोई रिलेशन निकालना है, तो हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके वो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें knowing the facts on the which physical quantity depends, use the principle of homogeneity of dimensions, formula of a physical quantity drawn। हम इसमें एक चीज़ हमको ये चीज़ देखनी पड़ती है, हम जिस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड्स करती हैं। और एक तो ये चीज़ होती है कि फिजिकल क्वांटिटी किस पे चीज़ पे डिपेंड कर रही है जिसका हमको रिलेशन निकालना है। सेकंड, इसमें वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फार्मूला यूज करते हैं, हम इक्वल टू पुट करते हैं और उससे हेल्प से हम फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। इसमें इसका भी एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है इसका, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सपोज डिपेंड्स अपॉन। हमने एक ये लिया है इसमें कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये कोई भी रिजिड बॉडी है। जो रिजिड बॉडी मतलब ये होती है जो बिल्कुल हिल ना सके, हिलती ना हो, फिक्स बॉडी है। उसके साथ हमने एक ये कोई भी वायर के साथ या कोई भी रोप के साथ एक ये मास m लटका दिया है, ठीक है, जिसे गाड़ी का पेंडुलम होता है
सेम वही है, वही कैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम। अब इसको बोलते हैं बोब। ये क्या है, पेंडुलम का बोब है। और इसका हम मास ले रहे हैं, स्मॉल m मास है इसका। और इसकी जो लेंथ ले हैं, बोब की जो लेंथ है इस रोप की, वो ले रहे हैं हम l, स्मॉल l क्या है इसकी लेंथ है। जब इसको हम यहाँ फोर्स लगा के इसको यहाँ इस साइड फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ से लगा के हम क्या करेंगे, फोर्स को रिलीज कर देंगे, तो ये पेंडुलम क्या क्या आता है, एक बार की इसकी मोशन ऐसे आएगा, फिर वापस ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे आएगा, और फिर ड्यू टू इनर्शिया के कारण कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर इस फोर्स के कारण वापस फिर नीचे आएगा। तो ये ऐसे ये पेंडुलम का ऐसा मोशन होता है। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक आने का कितना टाइम लगा रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। तो जो हम ये देखते हैं इसमें जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो ये टाइम पीरियड पेंडुलम का किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंड क्वांटिटी है उसमें फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आएगी मास ऑफ द बोब। जो ये बोब है, बोब का जो मास है उस पर डिपेंड करता है, एक तो स्मॉल m। सेकंड है इसमें लेंथ ऑफ पेंडुलम l, ये पेंडुलम की लेंथ है l, इसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जी पर डिपेंड करता है, तो हम इसलिए क्या बोलेंगे, किस पर डिपेंड करता है, जी के ऊपर। जी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी भी क्या होती है, एक टाइप की एक्सीलरेशन ही होती है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। फोर्थ है इसमें एंगल मेड बाय द स्प्रिंग विद इक्विलिब्रियम पोजिशन। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट जो आएगा वो आएगा यहाँ से हम इसको कितना दूर तक, ये अगर ये इसकी एक लाइन माने ओरिजिनल लाइन, तो यहाँ से हम इसको कितना दूर डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं, तो उसके साथ ही जो ये बोब है या जो स्ट्रिंग है इसके साथ एंगल बनाता है इस वर्टिकल लाइन के साथ। तो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को बोल रहे हैं हम थीटा, या उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन एंगल बोल रहे हैं थीटा। तो एक इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमारे पास हैं इसमें जो टाइम पीरियड, चार क्वांटिटीज़ हैं, चार फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो हम क्या करना है, उसको सिंपल इक्वली पुट करना है। अगर ये डिपेंड इन पे करता है तो हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ले रहे हैं हम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड कर रहा है, ये मास है। स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है, और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमको इसमें ये नहीं पता है कि इनकी पावर कितनी आएगी, हमको पावर ही हमको इसमें कैलकुलेट करनी होती है कि पावर क्या, इसलिए हमने मास की जो पावर मान लिया ए है, लेंथ की बी है, जी की सी है, और थीटा की डी पावर है। तो ये हमको अब इस फार्मूले से ड्राइव करके हम निकालेंगे कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, और सी और डी की क्या वैल्यूज़ हैं। ये हमको इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको अब ये टाइम पीरियड को अगर इक्वल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर इसको इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हम उसके लिए एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं के इज ए कांस्टेंट। अगर इक्वल के साथ हम अगर कांस्टेंट टर्म लगा दें तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वल टू में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी इसमें। तो हम टी इक्वल टू लिख सकते हैं के एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, और थीटा की पावर है डी। तो हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे लिए। तो अब हमको क्या करना है, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना है कि बोथ साइड्स का जो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम कंपेयर द डायमेंशंस ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड की डायमेंशन में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम टी की डायमेंशन को पता है, टी क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड बोल रहे हैं टाइम, और टाइम की डायमेंशन में सिर्फ टाइम ही आता है, मास और लेंथ होती नहीं है। तो हम टी की डायमेंशन क्या लिखेंगे, m0 l0 टी की पावर 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अब ये नेक्स्ट इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू के बाद जो डायमेंशन लिखनी है वो लिखनी है के की। अब क्योंकि के इज ए क्या बोल रहे हैं, के इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी की डायमेंशन कोई होती नहीं है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हम ये बोलिए क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, और इसको हम छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अब डायमेंशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे मास की, यहाँ से जिसकी पावर क्या है m। तो मास के लिए हम सिंपल लिख रहे हैं
क्योंकि इसमें एल की पावर 0 होती है और टाइम की पे पावर 0 हो जाएगी, तो मास की क्या आ जाएगी, डायमेंशन सिर्फ एम की पावर ए। ऐसी लेंथ के लिए एल की पावर बी आ जाएगी। और नेक्स्ट हम जो लिख रहे हैं वो है जी की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ जी। अब जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ही है। और हमको एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन से पहले भी निकाली है इससे पिछले वाले में, तो हम ग्रेविटी की डायमेंशन हमारे पास जो होती है L1 T-2, ये ग्रेविटी की डायमेंशन आ जाएगी। और जी की पावर क्या ले रहे हैं हम, सी जे पावर ऑफ जी, तो L1 T-2 की होल पावर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। नेक्स्ट हम जो इसमें थीटा है, अब थीटा भी क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो थीटा की एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो हम थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ थीटा इज एम, जिसमें एम भी 0 होता है, एल भी 0 होता है और टी भी क्या होता है, 0। तो इसको भी हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी नीचे, इक्वल टू साइन एम की पावर ए है तो ए आ जाएगा। अब हमको देखना है एल की जो पावर है वो क्या क्या है। एक तो एल की पावर यहाँ पे बी है और यहाँ पे एल की पावर सी भी है, यहाँ से एल की पावर क्या है, सी। अब दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल की पावर ए प्लस एल की पावर बी प्लस सी, तो एल की पावर क्या हो जाएगी, बी प्लस सी। सेम ऐसे ही हमको टी की पावर लिखनी है। अब टी की पावर सिर्फ यहाँ पे -2 ही है और कोई पावर है ही नहीं, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, सी, तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -2c। तो ये हमारे पास सारी पावर हमने लिख ली हैं अलग अलग। तो अब क्या करना, बोथ साइड हम क्या करेंगे, ड्यू टू हमको पता है, क्योंकि डायमेंशनल इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अगर इक्वेटिंग लाइक टर्म्स वी गेट, बोथ साइड को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर लेंगे दोनों साइड्स को, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है। तो दोनों ही साइड की टर्म्स को क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, पहले ये देखेंगे यहाँ पे m की पावर कितनी है, l की पावर कितनी है और t की पावर, इन सभी के पावर क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इस साइड m की पावर है 0, इस साइड m की पावर है a, तो a को क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही यहाँ पे l की पावर 0 है, यहाँ पे l की पावर क्या है, b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर -2c है, तो t की पावर क्या हो जाएगी, -2c इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ से इक्वेट करके हम इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर ये हमारे पास ये इक्वेशन आई है, यहाँ से c निकालेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी हाफ, -½ हो जाएगी, ठीक है, -1/2 ये वैल्यू हो जाएगी c की वैल्यू। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे a की वैल्यू हमारी डायरेक्ट निकल गई है, a इक्वल टू क्या है, 0 है, और b प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ -1/2 आ जाएगा। और इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसको आ जाएगा b की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये चीज़ हम सारी a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, b की वैल्यू निकल गई हमारे पास और c की वैल्यू निकल गई। और जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में हम फार्मूला लेके चले थे, उसमें हमको सारी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो स्टार्टिंग हमने जो फार्मूला लिया था ये, इसमें हम सभी वैल्यू क्या कर देंगे, a की पावर को पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने यही किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। तो हमने देख रहे हैं t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा k कांस्टेंट है हमारे पास, हमने माना था भाई कांस्टेंट, m की पावर 0, l की पावर 1/2 निकली है और g की पावर हाफ -½ निकली है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको क्योंकि ये पावर माइनस है, -1/2 है, तो इसको हम अगर g को नीचे लेके जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट करना है पावर को, तो हमको g को यहाँ से l के डिवाइड में करना पड़ेगा। तो g को क्या कर दिया हमने, k l/g होल की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। ये हमारा सिंपल सिंप्लीफाई किया है। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं,
1/2 पावर क्या होती है, अंडर रूट। तो हम टी की जो इक्वेशन जो आ जाएगी टाइम पीरियड की, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के रूट एल अपॉन जी। तो ये हमारे पास इसमें टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। अगर और एक्सपेरिमेंटल हम इसमें निकाल सकते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट वैल्यू करके निकालें तो एक्सपेरिमेंट से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। हमने ये एक्सपेरिमेंट से निकाली हैं, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ऐसे हम किसी भी किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को निकाल सकते हैं, या कोई भी फार्मूला को हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।